आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। साक्षी हत्याकांड की जो चिंगारी है वो बिहार की गलियों तक पहुंच गई है। कल तक रेल दुर्घटना में प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से इस्तीफा मांगने वाले लोगों की जुबान बंद हो गई। कारण ये था कि नीतीश कुमार के सपनों का जो पुल है, महत्वाकांक्षी जो परियोजना है महासेतु, वो ताश के पत्ते के जैसा कल बिखर गया और तमाम तरीके की राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है बिहार में, उसके लिए हम बात करने के लिए, चर्चा के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है चंदन सिंह को। चंदन सिंह जो हैं आरएलजेपी जो है पशुपतनाथ ग्रुप के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। चंदन जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। साक्षी हत्याकांड की जो लौ है वो बिहार तक पहुंच गई है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं रोज़ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और तमाम तरीके का जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि साक्षी को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। देखिए, बहुत पहले से जो हिंदू संगठन थे वो बराबर कह रहे थे कि देश में एक लव जिहाद चल रहा है, लेकिन चूंकि सेकुलर का जो तमगा लोग लिए हुए थे वो इस विषय पर मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो कई जगह ये प्रूफ हुआ है कि सूटकेस में 36 टुकड़ों में हिंदू लड़कियां बरामद हुई हैं। अभी द केरल स्टोरी है, इस पर जो बहुत जो देश की पॉलिटिकल पार्टी है इस पर ऐतराज़ जाहिर की। कल ही मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बिहार में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। तो देखिए, इस तरीके की घटना हो रही है कि 36 बार लड़कियों पर किए जा रहे हैं। तो इसे सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। जो हिंदू लड़के बनकर और हिंदू लड़कियों से प्रेम विवाह कर लेते हैं या उनका शारीरिक शोषण करते हैं या धर्म परिवर्तन करने का कोई ना कोई एक दबाव बनाते हैं, वैसे पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और साक्षी को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, पूरा देश हिल गया इस घटना से। इसके पहले भी ऐसे घटनाएं घटी हैं, आयुषी कांड भी आपको याद होगा। ऐसी घटनाएं तो सर बिहार में भी, एक साल पहले जो है वो बिहार में भी एक लड़की को चाकू से गोद दिया गया था सरेआम एक ओवरब्रिज के नीचे। वो कहने का मतलब है कि विपक्षी पार्टियां हमेशा बिहार के बाहर होता है तो कैंडल मार्च निकालो बिहार पटना में, लेकिन पटना में होता है तो ये कहाँ गुम हो जाते हैं। बिल्कुल, अभी पटना की एक घटना है जो कि वायरल हुई थी कि एक लड़का एक लड़की को बाइक पर बैठाकर घुमा रहा था और कुछ मुस्लिम लड़के पकड़कर उसको पीट रहे थे। ये देश भर में वीडियो वायरल हुआ, लेकिन वहीं राज्य सरकार इस पर खामोशी बरती हुई थी। बिल्कुल। तो दो तरफा इनका नज़रिया है। एक तरफ है कि हिंदुओं के प्रति जो आस्था का विषय है उस पर खुलकर राष्ट्रीय जनता दल का आप देखे होंगे कि जिस समय बिहार की धरती पर बाबा बागेश्वर पधार रहे थे उस समय गांधी मैदान को ये कहकर नहीं दिया गया कि भाई मेट्रो का काम चल रहा है, जबकि मैं कल ही देख रहा था कि एक बड़े अखबार का वहाँ पर कवि सम्मेलन चल रहा था। तो ये जो देखने का नज़रिया है सरकार का और ख़ास करके नीतीश कुमार जी का कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो सब बेहतर रहेगा और जब इनके विपक्ष में रहेंगे तो इनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी चाहिए और एक समान सबको देखना चाहिए। सरकार का दायित्व यही है कि एक समान देखिए। चंदन जी, आज मान लीजिए सोशल मीडिया न्यूज़ और प्लेटफॉर्म इतना सशक्त हो गया है कि तुरंत घटनाएं घटती हैं और आपके सब माने सबके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता है। 33 साल हो गए, 33 साल में बिहार में न जाने कितनी घटनाएं घटी। लालू का भी राज्य आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के भी राज्य में घटी घटनाएं। आखिर अपने प्रदेश को ये सही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ जा रहा है इनका इकबाल? 2000 सभी लोग कह रहे हैं कि 2005 के नीतीश कुमार नहीं रहे। अब देखिए, 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार की राजनीति में जब प्रभाव रखने लगे उस समय बिहार में एक जातीय हिंसा देखने को मिली। संघार जो कहा जाता है, नरसंहार, वो देखने को मिला। वो सेनारी हो, बाथे हो या अलग अलग जगह पे। और मंडल बनाम कमंडल की जो जंग है वह नीतीश कुमार अगड़ा बनाम पिछड़ा उसको बना देते हैं। और कहीं ना कहीं 32-33 साल में नीतीश कुमार भी वही जातीय
जो है कि राजनीति करते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो आज जब जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में था जाति आधारित जनगणना का, उसको ये जाति आधारित गणना में कन्वर्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं हर एक जो बिहार के निवासी हैं उनकी जाति जानने का कि मेरी जाति कितनी है, आपकी जाति कितनी है, और बराबर एक पार्टी के तरफ से कहा जाता है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा का चलेगा, मंडल बनाम कमंडल का चलेगा, 85 बनाम 15 का चलेगा। तो ये जो एक राजनीति जो ये दोनों पार्टियां मिलकर की हैं उससे बिहार बहुत पीछे गया है, बहुत पीछे गया है। हम अभी अपने बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश से अगर कंपेयर कर लें तो वहाँ लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में पिछले 32-33 साल में एक सुई का कारखाना तक नहीं लगा है। जबकि यहाँ से बहुत प्रबुद्ध डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े व्यवसायी बिहार से पलायन किए हैं। एक समय था जब बिहार में अपहरण उद्योग और इस तरीके का न जाने कितने गैंग्स। 85 की आपने बात की तो वास्तव में 85 में भी तो जब बटे हुए लोग हैं। अब आप ही ले लीजिए, आप ही में 2 बटे हुए हैं, चिराग जी का ग्रुप अलग है, आपका ग्रुप अलग है। नहीं देखिए, ऐसे करके तो आप 85 वाले भी तो बटे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल बटे हुए हैं, लेकिन देखिए जो मानसिकता है वह मानसिकता जाति आधारित है, वो नहीं होनी चाहिए। जितने विकसित राज्य हैं आप अगर वहाँ पर अगर देख लेंगे तो वहाँ पर जाति पर कोई काम नहीं होता है, विकास पे काम होता है। बात विकास की होनी चाहिए। और आपने ठीक कहा कि 2005 में जो नीतीश कुमार थे, हमको याद है कि यही पटना के शहर में अपराधी अपने गाड़ी की में से बंदूक, राइफल का नाल बाहर निकाल के चलते थे। लेकिन नीतीश कुमार उस समय काम करने लगे और कहीं ना कहीं एक माहौल डेवलप हुआ, लगा कि ये जो जंगल राज को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार को लाया गया है वो कहीं ना कहीं सार्थक होगा। लेकिन पुनः दुर्भाग्यवश आज पुनः वही स्थिति है कि बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अपराधी अपना तांडव मचा रहे हैं। हर एक जिला में अगर आप देखिएगा तो लूट, बलात्कार, इसी तरह बैंक डकैती, इसी तरीके की घटना हो रही है। आज देश के रैंकिंग में अगर बिहार का अपराध अब देखिएगा तो 1 to 3 में है। कई जगह तो FIR थानों में लिखी नहीं जा रही है। तो जो जातीय उन्माद है कहीं ना कहीं फिर उसमें झोंकने की तैयारी हो रही है। जब एक बहुत बड़े पार्टी की तरफ से अगर उसके शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि रामायण में इस तरीके का वर्णन है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके मुखिया, डिप्टी CM अगर चुप रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक के प्रति आपकी जो भावना है वह जाहिर करती है। बाबा बागेश्वर पे आप कहते हैं कि हम जेल भेजेंगे। देखिए बाबा बागेश्वर का ये है कि बाबा बागेश्वर को आप लोगों ने लपक लिया। ये सच्चाई है कि भाजपा के साथ जो NDA गठबंधन है वो बाबा बागेश्वर को लपका उन्होंने, और 2024 के पहले 11 प्रोग्राम बाबा बागेश्वर के हो रहे हैं। सोच लीजिए बिहार में आखिर क्यों? नहीं, दिक्कत क्या है जब सनातन का गया आ रहे हैं, नहीं गया आ रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए तो क्या नहीं आपका NDA जो है वो बाबा बागेश्वर के ये पे चुनाव जीतेगा इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जो हिंदू धर्म का अगर कोई प्रचार करता है, हम प्रवचन कथा कहता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो ऋषि मुनियों की धरती बिहार रही है। यहाँ पे तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो आपको दिक्कत क्या है? आप क्यों कह रहे हैं कि हम जेल भेज देंगे, ये फर्जी हैं, ये वो हैं? अगर कुछ ऐसा वैसा बोलेंगे तो हम देखेंगे कहाँ। हमको तो कहीं नहीं लगता है कि पूरे देश भर में जहाँ भी प्रवचन किए हैं कहीं भी सद्भावना बिगड़ी हो। लेकिन आप अगर किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए इसी पटना शहर में जब अतीक अमर रहे के नारे लगते हैं तो आप चुप क्यों रहते हैं? ये जनता देख रही है और समय आने पर 2024 और 25 में इसका माकूल जवाब मिलेगा। आपने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण का अपमान किया है, इसका जवाब आपको मिलेगा। भक्ति तो अपनी जगह पे है, लेकिन आप ही के पार्टी के, मान लीजिए 2 टुकड़ों में बट गई है आपकी पार्टी, आप ही के पार्टी मान लीजिए अलग अलग है। एक पार्टी के लोग उनको हवाई जहाज उपलब्ध कराते हैं, कार खरीद के देते हैं। क्यों, आखिर क्यों ये, क्यों बाबा हमारी पार्टी तो अव्वल बात है कि हमारी पार्टी टूटी नहीं है, समझने का फेर है। जब 6 सांसद हमारी पार्टी में थे और आपका आचरण और विचार सांसदों के प्रति उचित नहीं था तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और सभी सांसद आग्रह किए कि हमारा नेतृत्व बदला जाए। तो सदन के नेता पहले चिराग पासवान थे, अब आदरणीय पशुपति कुमार पारस हैं। पार्टी तो वही है, लोक जनशक्ति पार्टी। अब चुनाव आयोग के पास अगर गए चिराग पासवान तो इसमें
एक पार्टी के आगे राष्ट्रीय लग गया और चिराग पासवान के पार्टी के आगे रामविलास लग गया, यही अंतर है। लेकिन 5 सांसद हमारे साथ हैं तो पार्टी चुनाव आ रहा है, अब किधर जाएंगे वही कोई ठीक नहीं है अभी भी। नहीं, कौन कहाँ जाएगा इसकी चिंता आप मत कीजिए। हमारे साथ हमारे सांसद हैं, हमको पता है। और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कैबिनेट में हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, तो इसमें हम लोग को कोई शंका करने की बात नहीं है। चिराग पासवान अभी एनडीए के हिस्सा नहीं है। तो 5 आपके सांसद हैं तो 5 सीटें तो आप लीजिएगा ही। कौन जानता है कि हमको रिवार्ड में 6 और 7 भी हो सकता है। फिर चिराग क्या करेंगे मोदी जी के? तो चिराग जाएं महागठबंधन में, उनके अनुज हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और राजनीतिक अभिभावक हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव, वो जाएं वहां पे इफ्तार खाने जाते हैं। जब बिरयानी खाने आप जा सकते हैं तो आपको जाइए। आपकी तो बातचीत चल रही है, एनडीए में कहाँ जगह है आपके लिए। नोटबंदी पर माननीय प्रधानमंत्री के निर्णय का आप विरोध किए। उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी नाथ को हराने के लिए आपने 100 सीट पे अपने उम्मीदवार खड़े किए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपने वहां भी अपने उम्मीदवार दिए, और बंगाल में ममता बनर्जी के मदद के लिए आपने वहां भी उम्मीदवार दिए। अभी नए संसद भवन के लोकार्पण में माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन देने के लिए जहां आपको वहां होना चाहिए था, आप पटना में अपने आवास में सोए हुए थे। क्या कारण है कि चिट्ठी से आप समर्थन करते हैं और विरोधियों के जैसे जितने विपक्ष के नेता थे वो उस दिन तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्यों ना माना जाए कि उन्हीं के माफिक आप भी अपने आवास में सोए हुए थे और नए संसद भवन के लोकार्पण में आप उपस्थित नहीं हुए सशरीर। एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और उस साजिश के कहीं ना कहीं सहयोगी चिराग पासवान भी हैं। तो हो सकता है कि मोदी जी फिर से उनसे कहें कि भाई सबके विरुद्ध लड़ो आप 2024-25 लड़ लेना। हम तो कह रहे हैं जब आप 2020 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और राष्ट्रीय जनता दल को जिताने के लिए जब 135-36 सीट पर आप चुनाव लड़ सकते हैं और एक महज मटिहानी से आपके विधायक जीते, तो आप लड़िए। 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव, आप तो कहा ना कि 40 सीट पे आपकी तैयारी चल रही है, तो आप लड़िए। इसके लिए आप खोजते चल रहे हैं कि कहाँ हम गठबंधन करें। देखिए, एक दुर्घटना घटी थी, रेल मंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। आखिर इतनी बड़ी, सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना कही जा रही है और रेल मंत्री अभी तक चुप है। देखिए, अब इस्तीफे की जहां तक बात आए और मुझे जहां तक मेरा जो स्मरण काम कर रहा है, आप प्रवक्ता है पार्टी के, आप उस गठबंधन में शामिल हैं। सुन लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब इस्तीफा दिया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका इस्तीफा लिया और उसी मंत्रिमंडल में एक दूसरा प्रभार उनको दिया। तो ये कैसा आपका इस्तीफा है कि एक तरफ आप इस्तीफा देते हैं, दूसरे हाथ से आप मंत्री बन जाते हैं। गंगा नदी में कई नाव हादसे हुए, सैकड़ों लोग मरे, आप इस्तीफा दिए। इसी गांधी मैदान में रावण दहन में सैकड़ों लोग भगदड़ में मारे जाते हैं, क्या आपने इस्तीफा दिया? इसी बिहार में मिड डे मील में जहरीली खाना परोसने से बच्चों की मौत हो जाती है, आपने इस्तीफा दिया। इसी बिहार में जहरीली शराब से गरीब और दलित और महादलित परिवार के बच्चे एड़ियां रगड़ के जब मरते हैं तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। ये माना जाए कि कल का जो हादसा हुआ है, पुल जो कल ढह गया, उनके सपनों का पुल कहा जाता है, महत्वाकांक्षी परियोजना कही जाती है, तो इसके बैकफुट पे आ गए। इसमें समझ लीजिए कि 1750 करोड़ का एक पुल का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और पिछले साल अप्रैल में 30 अप्रैल को जब उसका पहला स्ट्रक्चर गिरा तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि इसकी हम जांच कराएंगे रुड़की, IIT रुड़की से। अब आप सोच लीजिए कि एक साल में वो जांच रिपोर्ट नहीं आता है। अभी 2 महीना पहले बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने, परबत्ता से विधायक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, डॉक्टर संजीव परबत्ता के विधायक ने एक प्रश्न उठाया और प्रश्न उठाया कि साहब ऐसा है कि वो पुल का ढांचा गिरा और बाकी जो पैन है उसमें भी क्रैक का फोटो है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा स्पष्ट खड़ा होकर कि आप चिंता मत कीजिए, जांच का तो आदेश दे दिया गया है लेकिन कुछ नहीं होगा, हम लोग देखेंगे आगे।
तो मेरा कहना है कि वो ताश के पत्ते की तरह वो गंगा में समाधि में चला गया वो पुल। और 1750 करोड़ रुपया जो बिहार के कामगार लोगों के टैक्स का पैसा था वह किसके जेब में गया? लेकिन जब वो 5 नंबर पिलर की जो आप बात कर रहे हैं, जब उसमें क्रैक आया था, गिरा था वो, उसी समय काम क्यों नहीं रोक दिया गया? उसी समय डिजाइन में परिवर्तन क्यों नहीं देखिए, कराया उसी गया? समय भ्रष्टाचार के आरोप लगे और मैंने बयान भी दिया था कि इस पर भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं दाग हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। तो इसमें ये स्पष्ट है कि इसमें बड़े बड़े लोग संलिप्त हैं और वो जो 1750 करोड़ का जो कमीशन है वह किसके किसके पॉकेट में गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसे सीबीआई जांच होनी चाहिए। चंदन जी, जिस समय 9 मार्च 2015 को उस पुल का उद्घाटन, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पुल का उद्घाटन जब किया गया, तो आप लोग तो सत्ता में थे, नंद किशोर यादव यहाँ पे थे। नहीं, सुन लीजिए, उसका जब शिलान्यास किया गया था 2012 में, 2014 में, 23 फरवरी 2014 को 2014 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और अभी से 6 महीना 5 महीना बाद उसका उद्घाटन था। देखिए, ऐसे कई पुल गिरे हैं। नीतीश कुमार के रीजन में अभी तक जो है कि 5-6 पुल गिर चुका है। हवा में पुल ढह जाते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार का पूरा मामला बनता है। आपके माध्यम से मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। इसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। एक साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी थी इस गठबंधन में। अब 1 साल में जो 700 करोड़ का जो बजट था वह 1750 करोड़ में कैसे तब्दील हो गया, ये जांच का विषय। 811 करोड़ का बजट जो है 1711 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। तो ये बराबर जो है कि बजट बढ़ाते लोग गया, तो ये आखिर कमीशन का पैसा किसके जेब में गया, ये भी तो पता चलना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव का चेहरा क्यों उड़ा हुआ था? प्रत्यय अमृत को सफाई देने की क्यों जरूरत पड़ी? तेजस्वी यादव ने तो कल कहा है कि ऐसे छोटे छोटे पुल वगैरह गिरते रहते। जरा सा फुटेज दिखा दीजिए, इसमें तेजस्वी यादव ने कहा है, उस समय बापू सभागार में मौजूद थे तेजस्वी यादव, और जैसे उनको सूचना मिली वैसे उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे मोटे पुल गिरते रहते हैं। जरा सा फुटेज दिखा दिया जाए। तो आपने देखा तेजस्वी यादव कैसे कह रहे हैं कि छोटे मोटे पुल तो गिरते रहते हैं, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है, धन की कोई कमी नहीं आएगी। जी हाँ, प्रत्यय अमृत की बात आप कर रहे थे। हाँ, तो प्रत्यय अमृत और तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरीके से सफाई दे रहे थे उससे स्पष्ट लगता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। इसमें बिहार में नीतीश कुमार जी के चहेते जो अफसर हैं, नवरत्न जो हैं, उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये बहुत काफ़ी अकूत संपत्ति कहीं ना कहीं इन पर लग रहा है आरोप, तो जांच हो जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। जी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे तो 5 सांसद हैं लोकसभा में और 5 सीट तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को तो मिलेगा ही, और हम मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि इसमें कौन तैयारी तो आप भी कर रहे होंगे, ज़्यादा 40 पे तैयारी आप भी कर रहे होंगे। देखिए, 40 पे क्या है कि संगठन होता है कि गठबंधन के कोई भी सहयोगी रहें उनको हम बूथ स्तर पे मदद कर सकें, तो संगठन इसलिए रहता है और उस कार्य प्रणाली में हम लोग लगे हुए हैं। विभिन्न विंग के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं बिहार के 38 जिला में, और हर एक बूथ पर 1 बूथ 10 यूथ, ये हम लोग का नारा है। जी, सरकार बनेगी 2024 में। जनता तो कह रही कि महंगाई से जनता परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। देखिए, पिछले 9 साल में नहीं, आप पहले बताइए हमको कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अभी 9 साल हुए हैं, 9 साल में एक भी भ्रष्टाचार के मामले हमको बताइए। आप पत्रकार हैं, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आप हमको बताइए, सिंगल वन नहीं मिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकल्प अभी देश में दूसरा कोई नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी देश की राजनीति में आए, एज ए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए, तब वो गुजरात मॉडल लेकर आए थे कि गुजरात में जो विकास हम किए हैं उसी तरीके से देश में हम करेंगे विकास। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास कौन सा मॉडल है? पिछले 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग गठबंधन में मुख्यमंत्री आप ही रहे हैं और आप ही गृह मंत्री भी रहे हैं।
तो आप हमको बताइए कि देश के सामने आप कौन सा मॉडल रखेंगे? नहीं, लेकिन देखिए मोदी जी जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। मोदी जैसा कोई नेता केंद्र में उनको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका फायदा भी तो केंद्र सरकार उठा रही है। आप प्लेनों के किराया मनमौजी बढ़ाते हैं, आप ट्रेनों के किराया मनमौजी बढ़ाते हैं, हर जगह तो जनता की जेब काट रहे हैं आप दिल्ली बैठ। देखिए जब सरकार जब किराया बढ़ाती है उसके साथ सुविधा भी बढ़ाती है। कहाँ आपने तो छूट दे रखी है, कंपनियों को छूट दे के रखी है, ऑयल कंपनियों को। जब आप सुनिए, क्रूड ऑयल का दाम अभी कम हो गया, कहाँ आपने घटाया? पेट्रोल का दाम आप तो बढ़ाते हैं, घटाया है आपने। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से रेट फ्लक्चुएट करता है उसी हिसाब से देश के देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि देश आपका कोरोना से निकला है और इसी कोरोना काल में बहुत सारे देश दिवालिया हो गए। श्रीलंका है, पाकिस्तान आज देखिए उसी राह पे है। आपका देश अगर मजबूती से हर एक क्षेत्र में अगर खड़ा है तो देश के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें मजबूती से काम कर रहे हैं। देखिए देश महंगा पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। देश चारों ओर से आज सुरक्षित है। देश ये स्थिति में है कि उरी का जवाब पाकिस्तान में घुसकर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो इसका एनडीए के जो भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री को। एनडीए के हर नेता का यही है, चाहे आप प्रवक्ता हैं एलजेपी के, ये है कि आप हमेशा उरी कहते हैं, उरी से लेकर राम मंदिर तक आप लोग सिमट जा रहे हैं। हमें ये कहे कि आम जनता खुश है कि नहीं है? क्या 5 किलो अनाज ही जनता के लिए काफी है? अभी तक इतिहास में पूरे विश्व में ऐसा योजना कोई नहीं लाया था और कोविड के समय तो ये अमृत के समान था और लगातार इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ परिवार तक ये 5 किलो अनाज अभी भी जारी रखे हुए हैं। और इसका श्रेय हम अपने स्वर्गीय संस्थापक देश के दूसरे अम्बेडकर पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान को जाना चाहिए। उस बीमारी में भी वो प्रधानमंत्री से गए थे। हाँ, और वही इस काम की शुरुआत की है जिसको देश आज भी अनुसरण कर रहा है। और जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं लगेगा कि देश अब वो स्थिति में है कि अब इसको बंद किया जाए तभी बंद होगा, नहीं तो अभी चलता रहेगा। देखिए जनहित में जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं वो अभी तक देश का कोई भी दूसरा नहीं किया है। दुर्भाग्यवश देखिए उड़ीसा के बालासोर में अभी जो ट्रेन हादसा हुआ यह 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा हादसा है और ये अपने आप में एक जांच का विषय है और शोध का भी विषय है कि 3 ट्रेनें किस तरीके से वहाँ पर टकराईं। खैर हमारे वैज्ञानिक इंजीनियर इस तरीके से हैं कि वहाँ पर जांच करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो इसमें लापरवाही में संलिप्त होंगे। वो तो अपनी जगह है, लेकिन आपने देखा कि देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो ग्राउंड जीरो पर उतर के वहाँ देखा कि किस तरीके से काम हो रहा है, राहत कार्य किस तरीके से चल रहे हैं, घायलों का इलाज किस तरीके से हो रहा है। आज तक बताइए इतिहास में दूसरा कोई नाम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह काम करता हो? आज विश्व के पटल पर अगर आपके देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहीं उनसे ऑटोग्राफ मांगा जाता है, कहीं उनके पैर छुए जाते हैं। आपके पासपोर्ट की कीमत आज विदेश में क्या है, जब आप बाहर जाएंगे तब इसका एहसास होता है। और पहले क्या था? पहले आपके प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के कपड़े उतरवा दिए जाते थे एयरपोर्ट पे और आज ये हालात है कि हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का गाड़ी तक विदेशी धरती पर जाता है। तो हालात बदल चुके हैं। कहीं ना कहीं यही चीज़ का दिक्कत है। जब मोदी के नारे अमेरिका में भी लगते हैं तो विपक्ष के यही पेट में दर्द होता है। देखिए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की समस्याएं सार्वजनिक रूप से नहीं कहता है, बाजार में जाके उसको हल्ला करके नहीं कहता है कि मेरी पत्नी के साथ मेरा झगड़ा है, मेरे पिता के साथ मेरा विवाद है, मेरे भाई के साथ मेरा संपत्ति विवाद चल रहा है। कोई नहीं कहता है। हर कोई अपने कमी और खामी को अपने अंदर छुपा लेता है, अपने परिवार की खामियों को। देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको राजनीति में पप्पू कहा जाता है और अमेरिका के धरती पर जाकर भारतीयों को किस तरीके से बदनाम और भारत को बदनाम किया जाता है, वो अगर कहीं देखना है तो आप राहुल गांधी को देखिए। चंदन जी, समय की कमी है लेकिन वास्तव में ये सच्चाई भी है कि जहां पहले लोगों के कपड़े उतार कर चेक होते थे, मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों तक की चेकिंग होती थी, उस जगह पे भारत ने अपनी परिस्थिति इतनी मजबूती से दर्ज की है कि आज यहाँ के प्रधानमंत्री की गाड़ी बाई प्लेन उस देश में जाती है। और हमारे
झंडे की कीमत क्या है, ये यूक्रेन के युद्ध में, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में तो निश्चित तौर पर देखने को मिला कि तमाम जो छोटे देश हैं भारतीय तिरंगे को लपेटकर वहां से बाहर निकल आए। राजनीति की ये बातें अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।